इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चुनाव व्यवहार की प्रवृत्तियां और चुनाव व्यवहार की प्रवृत्तियों के अंतर्गत पढ़ेंगे मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मतदान व्यवहार का अर्थ, उसके बाद में भारत में मतदान व्यवहार का जो अध्ययन है उसकी शुरुआत कब हुई यानी कि उसका इतिहास, उसके बाद में मतदान व्यवहार के बदलते हुए चरण या उसकी बदलती हुई प्रवृत्तियां, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले देखते हैं मतदान व्यवहार का अर्थ। मतदान व्यवहार अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके तहत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार मतदान करते हैं। दूसरे शब्दों में मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार का वह रूप है जिसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मतदाताओं को कौन सी परिस्थितियां मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करती हैं, कौन से मुद्दे उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो वोट डालते समय वह किन किन बातों को ध्यान में रखता है, इस बात को बोलते हैं मतदान व्यवहार। जब कोई व्यक्ति मतदान करने जाता है तो वह कौन से कारकों से प्रभावित होकर के मतदान करता है, क्या सोचकर मतदान करता है, उसको बोलते हैं मतदान व्यवहार। अब देखते हैं मतदान व्यवहार का इतिहास। भारत में जनमत सर्वेक्षण का पिता डॉक्टर एरिक डिकोस्टा को कहा जाता है। उन्होंने 1953 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की स्थापना की। यह भारत का पहला संगठन था जिसने चुनाव सर्वेक्षण किया था। भारत में मतदान व्यवहार की प्रवृत्ति के अध्ययन की शुरुआत द्वितीय आम चुनाव 1957 के बाद शुरू हुई। चौथे आम चुनाव 1967 के बाद इस प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। संस्थात्मक स्तर पर पूरे भारत के आम चुनावों के अकादमिक अध्ययन की शुरुआत विकासशील समाज अध्ययन पीठ CSDS दिल्ली द्वारा 1960 के दशक में शुरू की गई। ये हो गया मतदान व्यवहार का इतिहास। ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। अब देखते हैं मतदान व्यवहार की बदलती हुई प्रवृत्तियाँ, यानी कि कब मतदान व्यवहार पर किस बात का प्रभाव रहा। योगेंद्र यादव भारतीय राजनीति का विश्लेषण करते हुए इसकी लोकतांत्रिक राजनीति को 3 चरणों में बांटते हैं। प्रथम चरण 1952 से लेकर के 1967 तक, जिसको बोलते हैं कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली का मतलब है कि इस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। अब इसमें देखते हैं, यह रजनी कोठारी द्वारा वर्णित कांग्रेस प्रणाली वाला चरण था। इस काल में बहुदलीय व्यवस्था थी लेकिन एक दलीय प्रभुत्व था, यानी कि बहुत सारे राजनीतिक दल थे लेकिन प्रभुत्व कांग्रेस का ही था। नेहरू का करिश्माई नेतृत्व धर्मनिरपेक्षता व समाजवादी विचारधारा का बोलबाला था। इस दौर में मतदान व्यवहार पर कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान ही मुख्य तत्व था, यानी कि लोग कांग्रेस को वोट इसलिए देते थे क्योंकि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा नेहरू का जो करिश्माई नेतृत्व था उससे प्रभावित होकर भी लोग कांग्रेस को वोट देते थे। इस एकदलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था में विचारधारात्मक ध्रुवीकरण नहीं था। आम जनता की राजनीतिक समझ व भागीदारी निम्न स्तर पर थी।
अंग्रेजी पढ़ा लिखा उच्च वर्गीय तबका राजनीतिक सत्ता पर हावी था। तो ये हो गया प्रथम चरण। अब देखते हैं दूसरा चरण 1967 से लेकर के 1989 तक। इसको बोलते हैं कांग्रेस विपक्ष प्रणाली। इस चरण की शुरुआत 1967 के चौथे आम चुनाव से हुई। इस चुनाव में केंद्र में तो कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई, लेकिन 9 राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारें आई। कांग्रेस का एकाधिकार टूट गया। तो जो 1967 में चौथे लोकसभा के चुनाव हुए थे और राज्यों में भी चुनाव हुए थे, उसमें केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन 9 राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारें आई। इसी को बोलते हैं कांग्रेस विपक्ष प्रणाली। इस चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों के जन्म की शुरुआत हुई। अभिजनवादी राजनीति के साथ साथ जनवादी राजनीति भी हावी होने लगी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कड़ी होने लगी। तो इस चरण में क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ था, इसके कारण जनवादी राजनीति को बढ़ावा मिला। जो प्रथम चरण था उसमें केवल अभिजनवादी राजनीति होती थी, जो पढ़ा लिखा वर्ग था वही राजनीति में शामिल होता था। लेकिन इस चरण में सामान्य जनता भी राजनीति में भाग लेने लगी। क्षेत्रीय दलों ने अगड़े पिछड़े की लामबंदी आरंभ की। पिछड़ों व दलितों में सत्ता की भागीदारी के प्रति लोकतांत्रिक आशावाद का संचार हुआ। लोक लुभावनवाद के विभिन्न आयामों जैसे इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ नारा, जनता पार्टी की अंत्योदय योजना, चौधरी चरण सिंह की कृषि उत्पादों के उचित दाम व देवीलाल की किसान कर्जा माफ़ी की मांग ने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। तो जो दूसरा चरण है उसमें लोक लुभावन वादों ने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। अब है तीसरा चरण 1990 के बाद, और इसको बोलते हैं उत्तर कांग्रेस प्रणाली। 1990 के बाद ही द्वितीय लोकतांत्रिक लहर आई थी। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। लोकतंत्र की पहली लहर 1970 के दौर में इंदिरा गांधी की समाजवादी व जनवादी राजनीति के अंतर्गत आई। योगेंद्र यादव के अनुसार 1990 के दशक में द्वितीय लोकतांत्रिक लहर आई। इस दशक में सामाजिक वंचना, हाशियाकरण व पिछड़ेपन से पीड़ित सभी समूहों की सत्ता में भागीदारी बढ़ी। विचारधारा की बजाय पहचान की राजनीति शुरू हुई। भारतीय राजनीति का मंडलीकरण, दलितीकरण, हिंदूकरण व बाजारीकरण हुआ। यहाँ पर जो मंडलीकरण है उसका मतलब है एक मंडल आयोग बना था, मंडल कमीशन बना था आरक्षण के संबंध में। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है उसको लेकर के, दलितों को लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के और बाजारीकरण को लेकर के क्या हुआ, राजनीति की शुरुआत हुई। 3M यानी कि मंडल, मंदिर व मार्केट यानी कि बाजार मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व बन गए। तो जो तीसरा चरण है उसमें मतदान व्यवहार पर किसका प्रभाव था? मंडल कमीशन का था, यानी कि मंडल की राजनीति का था, मंदिर की राजनीति का था और मार्केट की राजनीति का था। मार्केट की राजनीति का मतलब है जो भारत में उस समय निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण आया था उसको बोलते हैं मार्केट की राजनीति। उत्तर कांग्रेस प्रणाली आई। कांग्रेस राज्य दर राज्य पिछड़ती गई। योगेंद्र यादव व सुहास पलसीकर के अनुसार प्रभुत्व से गठजोड़ का दौर आ गया, यानी कि
गठबंधन सरकारों का दौर आ गया। अब देखते हैं मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहले है वर्ग। वर्ग यानी कि क्लास। जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो उसमें दो वर्ग पढ़ते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। यानी कि जो वर्ग है उसका संबंध आर्थिक स्थिति से होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। वर्ग की संकल्पना भारत में मतदान व्यवहार व राजनीतिक व्यवहार का प्रमुख निर्धारक तत्व रही है। भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली व राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर वर्गीय संबंधों का बड़ा प्रभाव रहा है। वह चाहे उच्च वर्ग हो या मध्य वर्ग, वह चाहे कामगार वर्ग हो या नवमध्य वर्ग, वह चाहे उपाश्रित वर्ग हो अथवा दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सभी मतदान व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि भारत में जो मतदान व्यवहार है उस पर वर्ग का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो गरीब वर्ग है वो अलग बात सोच करके वोट देता है, अमीर अलग बात सोच करके वोट देता है, मध्य वर्ग अलग बातों को ध्यान में रख करके मतदान करता है। रुडोल्फ ने लिखा है कि भारत में वर्ग राजनीति नहीं रही। वर्ग की अवधारणा यहाँ सदैव हाशिए पर रही है, सीमित रही है। जॉन हैरिस ने भारतीय राजनीति में वर्ग के महत्व को स्वीकार किया है। तो यानी कि रुडोल्फ है वो मानते हैं कि भारत में वर्ग राजनीति नहीं है, जबकि जॉन हैरिस मानते हैं कि भारतीय राजनीति में वर्ग की भी राजनीति होती है, वर्ग का भी महत्व है। दूसरा तत्व है जाति। भारतीय राजनीति में जाति चुनाव व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। क्रिस्टोफ जेफरलोट ने लिखा है कि भारतीय जनता अपना मत पार्टी को नहीं बल्कि वह अपना मत जाति को देती है। योगेंद्र यादव, संजय कुमार व ओलिवर हीथ ने बीजेपी से संबंधित जिस न्यू सोशल ब्लॉक की चर्चा की है उसमें उच्च जातियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो न्यू सोशल ब्लॉक है वो बीजेपी का समर्थन करता है और इस न्यू सोशल ब्लॉक में मुख्यतः उच्च जातियां शामिल हैं। भारत में जाति का राजनीतिकरण इस हद तक हो गया है कि जाति के बिना मतदान व्यवहार का विश्लेषण असंभव लगता है। रजनी कोठारी लिखते हैं कि भारतीय जनता जाति के आधार पर संगठित होती है, जाति के आधार पर वोट डालती है। न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना पड़ता है। यह जाति का राजनीतिकरण है। रजनी कोठारी ने जाति और राजनीति के सकारात्मक पक्ष का वर्णन किया है। रुडोल्फ के अनुसार जातियां लोकतांत्रिक अवतार हैं, जातियां आधुनिकता की एजेंट हैं। तो जो रजनी कोठारी हैं और रुडोल्फ हैं वो मानते हैं कि भारत में जाति ने राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। तीसरा कारक है लिंग। 2014 से पहले जेंडर यानी कि लिंग का कारक मतदान व्यवहार के विश्लेषण में महत्वपूर्ण कारक नहीं था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां पुरुष मतदान 67% था, वहीं महिला मतदान 66% था। यानी कि पुरुषों से केवल 1% कम था। 1970 के दशक में
महिलाओं द्वारा इंदिरा गांधी के समर्थन में मतदान को अपवाद माना जा सकता है। 1990 के बाद जेंडर का तत्व भी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख निर्धारक तत्व के रूप में उभरा है। यानी कि जो जेंडर का तत्व है वो भारतीय राजनीति में 1990 के बाद प्रभावी हुआ है। उससे पहले इंदिरा गांधी को जो महिलाओं का समर्थन मिलता था उसको एक अपवाद माना जा सकता है। इसके अलावा सामान्यतः 1990 से पहले जेंडर का कारक महत्वपूर्ण नहीं था। चौथा है धर्म व सांप्रदायिकता। भाजपा व कांग्रेस देश के दो बड़े राजनीतिक दल हैं। दोनों ने ही धर्म व संप्रदाय की राजनीति को प्रकट व अप्रकट रूप में अपनाया है। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा है तो भाजपा हिंदुत्व की खुली राजनीति करती है। धार्मिक आधार पर पृथक राज्यों तक की मांग की जाती है। अल्पसंख्यकों की शारीरिक सुरक्षा, समतामूलक व्यवहार व आर्थिक पिछड़ेपन का प्रश्न उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। अब देखते हैं भाषा का प्रभाव। तमिलनाडु में द्रविड़ मुत्रेम कसगम यानी कि डीएमके के राजनीतिक सुदृढ़ीकरण में हिंदी भाषा के विरोध की राजनीति का महत्वपूर्ण हाथ था। जो डीएमके है वो तमिलनाडु की एक पार्टी है, राजनीतिक दल है। आंध्रा, पंजाब, गुजरात व महाराष्ट्र आदि राज्यों के निर्माण में भाषा ही प्रमुख मुद्दा था। 2014 के चुनाव में भाजपा लहर का सबसे अधिक प्रभाव हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहा। अब मतदान व्यवहार पर प्रभाव डालने वाला छठा तत्व है क्षेत्र। द्रविड़िस्तान की राजनीति। द्रविड़ जो साउथ में एरिया है, साउथ का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, उसको बोलते हैं द्रविड़। तो द्रविड़िस्तान की राजनीति, नखलिस्तान की राजनीति, असम में उल्फा एवं बोडोलैंड, महाराष्ट्र में शिवसेना व मनसे की भूमिपुत्र व मराठी मानुस की राजनीति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। जो उल्फा है वो असम का एक उग्रवादी संगठन है और जो बोडोलैंड है वो एक क्षेत्र का नाम है। और असम के कुछ लोग यह कहते हैं कि असम से अलग एक बोडोलैंड नाम का एक अलग राज्य बनना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि बोडोलैंड नाम का एक अलग देश बनना चाहिए। अब सातवां कारक है नेतृत्व। 1952 से 1967 तक के प्रथम 3 आम चुनावों में रजनी कोठारी द्वारा वर्णित कांग्रेस प्रणाली में नेहरू के करिश्माई नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान था। तो जो नेतृत्व है उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? नेहरू के नेतृत्व का नाम आता है। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व व नेतृत्व ने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। 2014 व 2019 के आम चुनाव मोदी लहर से प्रभावित थे। राज्यों की राजनीति भी नेताओं के व्यक्तित्व व नेतृत्व से प्रभावित रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, नवीन पटनायक उड़ीसा में, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में। तो ये जो नेता हैं इनका राज्य स्तर पर नेतृत्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। 8वां है लोकतांत्रिक वंशवाद। केंद्र में कांग्रेस तथा राज्यों में क्षेत्रीय दल वंशवाद से संचालित हैं। 2014 का आम चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार के साथ साथ लोकतांत्रिक वंशवाद के नाम पर भी लड़ा गया। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का
नारा दिया। कंचन चंद्रा ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज में मौलिक रूप से वंशवाद का समर्थन नहीं किया है, फिर भी उन्होंने लिखा है कि लोकतांत्रिक वंशवाद एक आधुनिक परिघटना है। अपने वर्तमान रूप में वंशवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। तो ये हो गया हमारा मतदान व्यवहार या राजनीतिक व्यवहार या चुनाव व्यवहार।